हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के एक न्यू चैप्टर की आज स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस बीम। देखिए, कॉन्टिन्यूअस बीम में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से कुछ लेक्चर्स करेंगे, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे कॉन्टिन्यूअस बीम पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरह से हम लोग कॉन्टिन्यूअस बीम की स्टडी करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस बीम का डेफिनेशन क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं एक लिख चुका हूं। व्हेन अ बीम इज सपोर्टेड बाय मोर देन टू सपोर्ट्स देन इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस बीम। जब किसी बीम को मोर देन टू सपोर्ट से सपोर्ट किया जाता है, दो सपोर्ट है उसमें तो हम लोग फिक्स्ड बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम कह देते थे। अगर दो से ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम। देखिए, अगर डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे एक सपोर्ट है और यहां पे ये एक सपोर्ट है, तो ये क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। पर वही अगर यहां पे सपोर्ट दे दिया जाए तब ये क्या हो जाएगा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस बीम है, जिसमें देखिए यहां पे क्या है, दो स्पैन है। इसे आप क्या ले सकते हो, कॉन्टिन्यूअस बीम विथ टू स्पैन। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो हमारा बीम है इसे हम लोग क्या किया है, कॉन्टिन्यूअस बीम का है। और भी कुछ केस हो सकते हैं फ्रेंड, जैसे दोनों तरफ फिक्स्ड कर दिया जाए। फिक्स्ड बीम पहले बना लेते हैं। देखिए इस तरह से फिक्स्ड बीम है, तो ये तो हमारा अभी फिक्स्ड बीम है, लेकिन वही अगर यहाँ पे सपोर्ट दे दिया जाए, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया जाए, तो ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों इसको सपोर्ट, ये दोनों इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करने से क्या हो गया कि यहाँ पे चार सपोर्ट हो गए, एक ये और एक ये, चार सपोर्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे जो बीम है वो कॉन्टिन्यूअस बीम है विथ फोर्थ सपोर्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस बीम, मैं लिख देता हूं कॉन्टिन्यूअस बीम with both ends fixed and two simple support। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, या ऐसा हो सकता है कि एक ये है, यहाँ पे दो जगह फिक्स्ड है और एक यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी हो जाएगा L, यहाँ से यहाँ का दूरी हो जाएगा, जैसे ये L1 है तो ये L2 हो जाएगा। तो वो तो बात की बात है कि हम लोग लेंथ का कंसीडरेशन कैसे करते हैं, वो सब चीज। तो ये जो है इसमें देखिए कितने सपोर्ट्स हैं, एक दो तीन सपोर्ट्स हैं। तो क्या है कि व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड बाय मोर देन टू सपोर्ट्स, तो उसे क्या कहते हैं, जब दो सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम। तो यहां तक क्लियर होगा फ्रेंड्स। अगर आप चाहो तो एक और फिगर बना सकते हो, जिसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक एंड फिक्स्ड, मैं बना ही देता हूं। देखिए एक एंड फिक्स्ड है, ये वाला एंड फिक्स्ड है, और ये ऐसे हम लोग कर देते हैं क्या, सिंपली सपोर्टेड, जिसमें ये एक सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है और एक फ्री एंड पे सपोर्ट दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस बीम विथ वन एंड फिक्स्ड। देखिए वन एंड फिक्स्ड और बाकी जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, एंड अदर सिंपली सपोर्टेड। और फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसमें कितना स्पैन है, एक दो तीन, ये कितने स्पैन का बीम हो जाएगा, ये बीम हो जाएगा 3 स्पैन का। और फिर इसमें बात किया जाए तो ये कितने स्पैन का हो जाएगा, एक दो, तो ये है 2 स्पैन का बीम। तो इस तरह से करके आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स यही सब है कि हम लोग को कॉन्टिन्यूअस बीम में किस किस तरह का केस पढ़ना है। और फिर जो ये हमारा जो यहाँ पे बीम है वो क्या होगा, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट बीम को कैसे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट दिए हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट है, ये सबको क्या कहते हैं, जो भी बीच में सपोर्ट यहाँ पे है वो इंटरमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। और इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो मोमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हॉगिंग नेचर के होते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स आपको याद होगा जब हम लोग फिक्स्ड बीम की स्टडी कर रहे थे, देखिए एक फिक्स्ड बीम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ये एक फिक्स्ड बीम है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से इसका इलास्टिक कर्व हम लोग बनाते थे, कुछ इस तरह से होता है इलास्टिक कर्व, जहाँ पे यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो होता है। तो जब वही ये कॉन्टिन्यूअस बीम की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि इलास्टिक कर्व बनाते हैं, तो देखिए इस तरह से कुछ बनेगा, इलास्टिक कर्व यहाँ पे ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे जाता है फ्रेंड्स। और वही अगर और रहा तो और ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, जो अगर और सपोर्ट रहा तो वो तो बाद की बात है। तो ये जो चीज होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं सैगिंग। इसे याद होगा फ्रेंड्स कि हम लोग क्या कहते थे, सैगिंग, जो कि कौन से कैसा नेचर का होता था, पॉजिटिव नेचर का होता था। अब यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट सपोर्ट पे, जो मैंने कहा कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे हॉगिंग नेचर का होता है यहाँ पे मोमेंट, तो देखिए इसे आप क्या लिख दीजिए, हॉगिंग, जो कि निगेटिव नेचर का होता है फ्रेंड। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं फिक्स्ड बीम का, जब हम लोग लेक्चर कर रहे थे उस समय मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जब हम लोग जैसे सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम डायग्राम में बना देता हूँ, जहाँ की ये सपोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से इलास्टिक कर्व बन जाता है। और ये किस नेचर का होता है फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ स्माइल फेस बना रहा, देखिए कुछ इस तरह से स्माइलिंग फेस बन रहा है। तो स्माइलिंग फेस को हम लोग क्या कहते थे, फ्रेंड्स, सैगिंग। सैगिंग जो कि कौन से किस तरह के नेचर का होता था, पॉजिटिव नेचर का होता था। और वही जब फिक्स्ड बीम में हम लोग बात करते थे तो देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। अगर इसको इधर से इलास्टिक कर्व को बढ़ाएं तो कुछ इस तरह का होगा। और ये जो इस तरह से क्राइंग फेस बनता है, ये इस तरह से जो फेस बनता है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्राइंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राइंग फेस। और ये हम लोग को कौन सा डोनेट करता है, सैगिंग। ये तो सैगिंग हो गया स्माइलिंग फेस वाला, ये सैगिंग। और ये जो क्राइंग फेस होता है वो डिनोट करता है हॉगिंग को। और हॉगिंग किस नेचर का होता है फ्रेंड्स, निगेटिव नेचर का। तो वही अगर आप यहां देखो तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है, सैगिंग है। फिर यहां से कुछ इस तरह का हो रहा है, ये वाला शेप, ये वाला फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, हॉगिंग हो जाएगा। फिर यहां से सैगिंग, फिर हॉगिंग, ऐसे करके बढ़ते रहता है फ्रेंड्स। इसे भी आप लिख सकते हो ऐसे, सैगिंग, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे जो है हमारा, अगर और आगे ऐसे सपोर्ट दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है तो फिर ये आगे की ओर ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पे ये फिर सैगिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हॉगिंग, जो कि निगेटिव नेचर का होगा। तो इतना तक फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हम लोग को इसमें क्या समझना है। इंटरमीडिएट सपोर्ट वाला तो आप समझ गए कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे क्या होता है, हॉगिंग नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उसे हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उसे मैं लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें हम लोग दो मेन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। उसे मैं पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को लिख दूंगा वीडियो पॉज करके, ताकि समय ज़्यादा नहीं लगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ बीम ओवर द सपोर्ट्स। देखिए यहाँ इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी है, ये एक सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से ऐसे बीम बनाया, तो ये क्या कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर रहा है ओवर द सपोर्ट्स। द कंटिन्यूअस बीम आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सैगिंग मोमेंट ओवर द मिड सेक्शन ऑफ द स्पैन। क्या होता है फ्रेंड्स, जो कॉन्टिन्यूअस बीम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सैगिंग मोमेंट हमेशा उत्पन्न होता है, कहां पे, मिड सेक्शन ऑफ द स्पैन पे। मतलब कि यहाँ पे जो मिड सेक्शन ये जो है, इसमें क्या होता है, सैगिंग उत्पन्न होता है। एंड हॉगिंग मोमेंट अकर्स एट द सपोर्ट्स। और सपोर्ट्स पे कौन सा नेचर का मोमेंट उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, हॉगिंग नेचर का, ये वाला चीज, क्राइंग फेस जो मैंने अभी बताया वो वाला। तो हॉगिंग नेचर हो गया।
तो ये जो इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इसमें दो पॉइंट था। एक ये पॉइंट कि मिड सेक्शन पे जो मोमेंट होता है वो सैगिंग नेचर का होता है, और सपोर्ट्स पे जो मोमेंट होता है वो किस नेचर का होता है फ्रेंड्स? हॉगिंग नेचर का। सैगिंग किस नेचर का होता है? पॉजिटिव। और ये किस नेचर का होता है? निगेटिव। तो ये चीज था फर्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है इसे देखिए आप। तो फ्रेंड देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, द डिफ्लेक्शन कर्व फॉर द बीम when it is subjected to an external load system such that at the intermediate supports the slope of the deflection curve for the two span remains the same। तो इसे मैं एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे सपोर्ट है और एक यहाँ पे सपोर्ट है। ये कॉन्टिन्यूअस बीम हो गया। और मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, पूरे स्पैन पे यूडीएल लगा देता हूँ। इसको देखिएगा फ्रेंड, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इससे समझिए जाइएगा तो आपको आगे का चीज़ समझने में आसानी होगा। तो देखिए ए, बी, सी और डी, हम लोगों ने क्या किया कि इस फिगर पे कुछ पॉइंट्स मान लिए ए, बी और ए, बी, सी और डी। अब इसमें जब इलास्टिक कर्व बनाएंगे फ्रेंड तो इस तरह से कुछ बनेगा। इलास्टिक कर्व जब हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से बनेगा। और फाइनली यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। थीटा तो इस एंगल को मान लीजिए थीटा है। फिर यहाँ पे एंगल बनेगा एक, फिर एक यहाँ पे एंगल, एक यहाँ पे एंगल बनेगा और एक यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे सारे एंगल बनेंगे तो इन सबको एक नाम दे दीजिए। तो थीटा बी यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम, और इसे भी इसका नाम क्या हो जाएगा? थीटा बी। ये भी बी पे ही बन रहा तो थीटा बी। तो इसे क्या कर लीजिए, थीटा बी 1 कर लीजिए और इसे थीटा बी 2 कर लीजिए। अब ये पॉइंट सी पे बन रहा तो थीटा सी 1 और ये थीटा सी 2 इसे मान लीजिए, और ये तो थीटा डी हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप समझिएगा इसे कि जब कॉन्टिन्यूअस बीम होते हैं और उन पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी लोड, एक्सटर्नल लोड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लोड सिस्टम की वजह से अगर हम लोग दोबारा इस पे पहले तो पहले सोचिए कि यहाँ पे कर्व ये यूडीएल नहीं है, यूडीएल नहीं है तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक डिफ्लेक्शन कर्व जो इलास्टिक कर्व हम लोग कहते हैं वो ऐसे करके बनाए। फिर उसके बाद जब यूडीएल डाले तो कुछ हम लोग का इलास्टिक कर्व बना, जो अभी जो बना हुआ है वो यूडीएल की वजह से बना हुआ है। तो क्या होता है कि द स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व फॉर द टू स्पैन रिमेन्स द सेम। क्या कह रहा है फ्रेंड कि ये एक स्पैन है और एक ये स्पैन है। अभी हम इसके और इस स्पैन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो स्लोप एट बी क्या होगा, थीटा बी 1 इक्वल्स टू थीटा बी 2। क्या कर रहा है फ्रेंड, रिमेन्स द सेम। क्या हो जाता है यहाँ पे स्लोप जो थीटा बी पे है, जब हम लोग दोनों स्पैन की बात करें, एक स्पैन ए बी और एक स्पैन बी सी, तो ए बी और बी सी स्पैन में अगर स्लोप एट बी की बात करें तो क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होता है। और अगर उसी तरह से पॉइंट सी की बात करें, स्लोप एट सी क्या होगा, थीटा सी 1 इक्वल्स टू थीटा सी 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ना था, और ये 2 पॉइंट जो होते हैं ना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। जिस पहले पॉइंट में था कि मिड सेक्शन पे सैगिंग होता है जो कि निगेटिव नेचर का होता है, और
इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पे क्या होते हैं, हॉगिंग नेचर के मोमेंट होते हैं। और हॉगिंग नेचर तो आप जानते हो नेगेटिव नेचर का होता है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है कि जब एक्सटर्नल लोड सिस्टम होता है तो उसके बाद जब डिफ्लेक्शन कर्व बनाते हैं तो उसके बाद दोनों स्पैन पे जो दो स्पैन हम लोग कंसीडर किए और उस स्पैन पे अगर किसी पॉइंट पे, जैसे ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे क्या होगा, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल थीटा B1 और थीटा B2 दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। अब आगे देखिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 2 पॉइंट मैं आपको फाइनली लिख के बता देता हूं। एक पॉइंट ये हो जाएगा कि द बीम, इसे आप नोट पॉइंट में करके लिख सकते हो अपने कॉपी में, नोट पॉइंट में। द बीम इज subjected to sagging moment at mid section and क्या फ्रेंड्स, hogging moment over the supports due to continuity। बस ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इसे हमने क्या कर दिया, बस एक छोटा सा नोट पॉइंट में करके लिख दिया ताकि इसको अच्छे से समझ सकें आप। अब दूसरा पॉइंट क्या था हम लोग का, दूसरा पॉइंट ये था द स्लोप्स ऑफ इलास्टिक कर्व एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट्स रिमेन्स सेम। वही जो θ1 इक्वल्स टू थीटा B1 इक्वल्स टू थीटा B2 जो मैंने यहाँ पे बताया, ये वाला बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना होता है वो होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप। बस इसमें थोड़ा सा कुछ आप जान लीजिए, इससे क्या होगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा जो अभी तक हमने वो बताया सारा वो सब। तो ये देखिए इस फिगर से मैं समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप ये तो जानते हो कि जब बीम पे कुछ लोड लगते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो बीम है ये पूरा बीम है। अगर बस इस स्पैन की बात करें तो क्या हो रहा है, इस बीम पे एक लोड लगा यूडीएल, उस लोड के वो जो डाउनवर्ड लोड लग रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वहां पे क्या हो रहा है, बीम वहां पे बेंड हो रहा है, इस तरह से बेंड हुआ। और ये जो बीम इस तरह से ऐसे करके बेंड हुआ, ये क्या हो गया, इस तरह से ऐसे नीचे की ओर आया, तो ऐसे हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड कर्व। इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड कर्व, इसी का हमारा नाम होता है फ्रेंड कि जो ये बीम है इसका ये जो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, इसे कहते हैं इलास्टिक कर्व। बस हम लोग को यहाँ पे ये जानना था। और फिर एक और चीज जानना है कि द इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड शेप्स, जो हम लोग इसे कहते हैं इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड शेप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस बीम्स हम लोग को अलग अलग करके होते हैं। तो जैसे देखिए मैं सारे चीज को बनाऊंगा अभी, उन सबको उसको देखिएगा। द
इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्टेड शेप फॉर different types of continuous beams are given below। तो यहां पे मैं कुछ फिगर बनाने वाला हूं और उसे समझाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ये कॉन्टिन्यूअस बीम है जहां पे दो से ज्यादा सपोर्ट है, तीन सपोर्ट है ना यहाँ पे, तो दो से ज्यादा तो हो ही गया। और इस पे हम लोग कुछ इस तरह का करते हैं कि ऐसे यहां तक यूडीएल प्रोवाइड किया गया है और एक यहाँ पे पॉइंट लोड है डब्ल्यू का, ठीक है फ्रेंड, और ये डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये जो क्या है कि डिफ्लेक्टेड शेप है ऑफ ए टू स्पैन कॉन्टिन्यूअस बीम विथ सिंपली सपोर्टेड लोड, ठीक है फ्रेंड। ये इस तरह से केस हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि ऐसे करके हम लोग इलास्टिक कर्व बना लेंगे, इस तरह से इलास्टिक कर्व बना लिए, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा थीटा ए, और यहाँ पे थीटा B1 इसे कर दीजिए, यहाँ पे थीटा B2 कर दीजिए, और ये अगर थीटा सी है, तो ये जो फिगर हम लोग को शो हो रहा है वो क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए टू स्पैन, दो स्पैन है यहाँ पे, टू स्पैन कॉन्टिन्यूअस बीम with simply supported ends, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक हुआ। अब दूसरा हम लोग देखें, अब दूसरा देखिए जिसमें क्या है, कंटिन्यूअस बीम है, इस तरह से। इसमें क्या है कि जो एक स्पैन है वो ओवर हैंगिंग है फ्रेंड्स। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूडीएल प्रोवाइड कर दे रहे हैं और यहाँ पे डब्ल्यू लोड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एक ये इसे W1 कर दीजिए और इसे W2 कर दीजिए। तो इस तरह से लोड प्रोवाइड है। यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तब जब हम लोग इसका इलास्टिक कर्व इस तरह से बनाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे करके ये जाएगा यहां तक। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर आप इसका देखो, ये थीटा ए हो जाएगा यहाँ पे, ये थीटा B1 हो जाएगा, ये थीटा B2 हो जाएगा, ये क्या होगा थीटा C1, ये थीटा C2 हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ। और ये जो है ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप और इलास्टिक कर्व इसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे आप लिख सकते हो, ये जो स्पैन ये जो पूरा कॉन्टिन्यूअस बीम है, इसे क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम विथ, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, विथ एंड स्पैन ओवर हैंगिंग। तो फ्रेंड्स इस फिगर में क्या है कि ये फिगर हम लोग को क्या डिनोट कर रहा है कि डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ टू स्पैन
कंटिन्यूअस बीम विथ एंड, जो एंड स्पैन है वो क्या है, ओवर हैंगिंग फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप एक और फिगर देख लीजिए, फिगर 3। इस फिगर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक एंड फिक्स कर देते हैं देखिए, और एक एंड सिंपली सपोर्टेड कर देंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट, और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं, और ये तो फिक्स्ड है। तो इसका अगर इलास्टिक कर्व बनाए तो यहाँ से कुछ इस तरह का आएगा, ये कुछ इस तरह का हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये बनाना भूल गया, ये W पर यूनिट लेंथ का है, और यहाँ पे एक W लोड भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से कुछ है। तो ये और ये क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप है, डिफ्लेक्टेड शेप, और इसी को इलास्टिक कर्व भी कहते हैं। इसमें आप लिख सकते हो डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए टू स्पैन डिसकंटिन्यूअस, सॉरी डिसकंटिन्यूअस मैं लिख रहा हूं, टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम with one end fixed and with one end fixed and other simply supported। ठीक है फ्रेंड, तो ये फिगर भी हमने देख लिया। अब कुछ और फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें दोनों एंड फिक्स्ड हो, तो उसे देखिए, फिगर 4 देखा जाए अगर, ये क्या है, एक एंड फिक्स्ड है और एक इधर वाला भी फिक्स्ड है, इस तरह से ये दोनों फिक्स्ड हो गया। और बीच में कहीं हम लोग यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर दिए एक इंटरमीडिएट सपोर्ट, जिसमें यहाँ पे यूडीएल है, W लोड लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, और यहाँ पे कहीं ये एक W लोड लगा हुआ है। तब क्या होगा, इसमें भी हम लोग इलास्टिक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व कुछ इस तरह का हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे थीटा B1 लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा B2, और देखिए यहाँ पे थीटा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे थीटा B क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये पॉइंट A हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट B कंसीडर कर रहे हैं। तब देखिए, तो थीटा A और थीटा B यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर इसमें मैंने नहीं बताया कि थीटा A यहाँ भी तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, और फिक्स्ड बीम में क्या होता है आप जानते हो, मैंने लेक्चर में बता भी रखा है कि स्लोप फिक्स्ड बीम में एंड पे हमेशा 0 होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हैगिंग नेचर का होता है ना, मोमेंट यहाँ पे 2 उत्पन्न होता है फिक्स्ड बीम में। इस तरह से यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो क्या होता है, 2 मोमेंट इस तरह से उत्पन्न होता है, जो कि इसको ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों यहाँ पे 0 होता है फ्रेंड्स। तो ये कौन सा केस है कि डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप, कि मतलब किस तरह से फिगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो डिफ्लेक्टेड शेप वही होता है ना, डिफ्लेक्टेड शेप को ही हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिक कर्व। तो इस केस में इलास्टिक कर्व हम लोग बनाए, इस केस में इलास्टिक कर्व बनाए, इस केस में इलास्टिक कर्व बनाए, इस केस में इलास्टिक कर्व बनाए। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी सीखा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा। देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, फिर हम लोगों ने फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से होगा। फिर इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी बताया, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी बताने के बाद ये सब बताया पॉइंट।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको क्लैपेरॉन थ्योरम बताऊंगा, और ये जो क्लैपेरॉन थ्योरम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। और आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।